कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 2 का पहला अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सम्मिलित करते हुए उत्पादन तथा आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये खुली अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले आपको समझना है खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसके पहले जितना भी मैंने आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ाया है वो सारे ही बंद अर्थव्यवस्था थे, लेकिन ये खुली अर्थव्यवस्था है। तो खुली अर्थव्यवस्था को सबसे पहले आपको समझना है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जब हमारे देश का व्यापार दुनिया के दूसरे देशों के साथ होने लगता है तो उससे हमारे देश का क्या होता है, देश की आय बाहर जाती है और दूसरे देशों से की जो आय होती है या वो हमारे देश के अंदर आती है। यानी हम जब निर्यात करते हैं वस्तुओं का दूसरे देशों में निर्यात करते हैं तो उसके बदले में हमको मुद्रा हमारे देश में आती है, और जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करते हैं तो या खरीदते हैं तो हमारे देश से मुद्रा बाहर जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे देश के अंदर जो आय का प्रवाह हो रहा है उसके साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी आय का प्रवाह होता है। यानी इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसे कहते हैं। तो जब दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है, आय का प्रवाह होता है, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओपन इकोनॉमी है। और इसके पहले मैंने आपको जो बताया था बंद अर्थव्यवस्था थी। तो बंद अर्थव्यवस्था में हमारे देश के ही अंदर जो वस्तुएं प्रोडक्ट होती हैं उन वस्तुओं का हमारे देश के ही अंदर व्यापार होता है। तो इस वजह से देश के ही अंदर मुद्रा का प्रवाह होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ वस्तुएं आदान प्रदान होती जाती हैं, आती हैं, व्यापार होता है, मुद्रा आती है जाती है। लेकिन जब ये दूसरे देश में शामिल हो जाते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही जो है व्यापार होने लगता है तो मुद्रा का प्रवाह दूसरे देशों से भी जो आवागमन होने लगता है। तो इसलिए इसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अब इसमें देखिए पॉइंट देखते हैं। वर्तमान समय में कोई देश केवल आंतरिक व्यापार तक ही सीमित नहीं है। देखिए कोई भी देश अगर अपनी ज़रूरतें पूरा करने लगे तो अपने देश के अंदर ही व्यापार करके अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, जो उत्पादन होता है, एक बड़ा देश हमारा है, लेकिन हमारे देश की ज़रूरत का केवल 30% जो है तेल हमारे यहाँ पैदा होता है। तो अब क्या है, जो हमारे मोटर गाड़ी है, वाहन है, ट्रांसपोर्ट के जितने साधन हैं वो सारे ज़्यादातर खनिज तेल पर निर्भर हैं। तो इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। खाड़ी के जो देश हैं उन देशों से हम तेल बहुत ज़्यादा मंगाते हैं। तो उसके बदले में हम उन्हें मुद्रा या पूंजी देते हैं। तो कोई भी देश अपने आंतरिक व्यापार तक ही सीमित नहीं रह सकता है, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है। दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर किसी न किसी माध्यम से रहना पड़ता है। वह विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापार में संलिप्त है। देखिए ये कह रहा है कि हमारा देश या कोई भी देश वर्तमान में केवल अपने व्यापार तक सीमित नहीं रह सकता है, और बल्कि वह अनेक देशों के साथ व्यापार में संलिप्त, दुनिया का सभी देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, तभी देश की ज़रूरत पूरी होती है। अतः प्रत्येक देश का शेष विश्व में विदेशी व्यापार होता है। देखिए कह रहा है, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सभी देश दूसरे देशों के साथ विदेशी व्यापार करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें मंगाते हैं, खरीदते हैं, और जो उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पैदा होती है जिसमें उनको ज़्यादा मुनाफा होता है उन चीज़ों को विदेशों में वो भेजते हैं, उससे मुद्रा प्राप्त करते हैं। प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात करता है। हर देश देखिए वस्तुएं कुछ न कुछ वस्तुएं वहाँ पे होती हैं तो वो जो है निर्यात करते से जैसे श्रीलंका में चाय होती है तो चाय दूसरे देश को निर्यात, हमारे देश में भी चाय होती है दूसरे देशों को भेजी जाती है। तो हर देश कुछ न कुछ वस्तुएं और सेवाएं क्या होता है का निर्यात करता है। जैसे हमारे देश से करोड़ों लोग दूसरे देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे देश से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए जो है दूसरे देशों में गए हुए हैं, तो वहाँ गए हुए सेवा दे रहे हैं, तो उसके बदले हमारे देश को क्या मिल रहा है,
हमारे देश को जो है पूंजी वहाँ से आ रही है, वो कमा रहे हैं तो पैसा देश में हमारे भेज रहे हैं। तो सेवा के बदले, सेवा हम निर्यात कर रहे हैं, वस्तु निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात करने के बदले में उसको एवज में हम हमारे देश को मुद्रा प्राप्त, हमारे देश में वो पैसा आ रहा, और इसके बदले में कुछ वस्तुओं सेवाओं का आयात करते हैं। और इसके बदले में क्या होता है, हम कुछ वस्तुएं दूसरे देशों से मंगाते हैं, या दूसरे देशों से कुछ लोग हमारे देश में आकर जो है काम कर रहे हैं, रोजगार के जो है उन्हें यहाँ मिला हुआ है, तो वो यहाँ से जो मुद्रा होती है, जो पैसा होता है, वो दूसरे देशों में जा रहा है। हम सामान बाहर से खरीद रहे हैं तो सामान ला रहे हैं, तो पैसे वहाँ से पूंजी भेज रहे हैं, यह मुद्रा जा रही है। दूसरे लोग हमारे देश में सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ का पैसा जो है, जो उनकी वेतन मजदूरी अपने देश में भेज रहे हैं। तो ये जो है पूरी दुनिया में इस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतना जो है ज़्यादा जो है व्यापक हो गया है कि प्रत्येक देश जो है वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात कर रहा है। इस तरह पूरी दुनिया में जो मुद्रा है वो जो है उसका जो है आवागमन हो रहा है, यानी मुद्रा आ रही है और जा रही है। निर्यातक देश को अपने निर्यातों के बदले में शेष वित्त से भुगतान होता है, और आयातक देशों को अपने आयातों के बदले में शेष वित्त को भुगतान करने होते हैं। यानी जो निर्यातक देश है, जो है एक्सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे देशों से मुद्रा प्राप्त कर रहा है, भुगतान उसको मिल रहा है। अगर इंपोर्ट कर रहा, आयात कर रहा है, सामान मंगा रहा है, तो उसके बदले में वो मुद्रा वापस दे रहा है। तो इस तरह का जो स्थिति है आज पूरी दुनिया में, इसका बड़ा जो है नेटवर्क हो गया है, जाल फैला हुआ है। मतलब कोई भी देश अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता, किसी न किसी माध्यम से मुद्रा का आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर हो रहा है। ये तो इसमें देखिए एक चित्र है, थोड़ा सा इस चित्र में समझते हैं। चित्र में हम देखेंगे, ज़रा देखिए आप ध्यान से, इस चित्र को हम समझ लेते हैं। देखिए चित्र में दिया हुआ है, ये चित्र आपको ध्यानपूर्वक समझना है। चित्र में देखो दिया हुआ है, एक तो इसमें सबसे मेन दिया हुआ है सरकारी क्षेत्र। यहाँ देखिए सरकारी क्षेत्र है, ये परिवार हाउस होल्ड सेक्टर है, ये व्यावसायिक फर्में हैं, व्यावसायिक क्षेत्र है, पूंजी बाजार है, इस तरह की चीज़ें दी हुई है यहाँ पर। आप देखिए इसमें होता क्या है, सरकारी क्षेत्र, ध्यान से पहले देखिए सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र क्या कर रहा है, जो परिवार है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, यहाँ से कर कहाँ जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। देखिए कर जा रहा है, जैसे हम अपने देश में काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में सरकार को टैक्स देते हैं। ये व्यापार व्यक्तिगत कर हो गया, व्यक्तिगत जो कर देते हैं, कर जा रहा है। और सरकार क्या कर रही है, सरकार अंतरण भुगतान कर रही है। देखिए परिवार को अंतरण भुगतान कर रही है। अंतरण भुगतान का मतलब वही है जो विधवा पेंशन है, छात्रवृत्ति है, सब्सिडी है, कुछ न कुछ सहायता जो हाउस होल्ड सेक्टर जो अत्यंत निर्धन है, गरीब लोग हैं, उनको क्या कर रही है, कुछ न कुछ देखिए टैक्स तो दे रही है, लेकिन कुछ जो है तुरंत वापस उनको पेंशन के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में, विधवा पेंशन के रूप में क्या कर रही है, वापस परिवार को दे रही है। तो मतलब देखिए परिवार से सरकार की तरफ जा रही, सरकार से इधर आ रही। और सरकार क्या कर रहा है, सेवाओं पर सरकारी व्यय। देखिए सरकार सेवाओं पर सरकारी, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड है, यहाँ लोग हैं, यहाँ पर जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सरकार को सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसके बदले में सरकार उनको भी क्या है कि हम यहाँ पर उनको भुगतान कर रही है। ठीक है, सरकारी व्यय हो रहा, दे रही है, हो रहा। उसके बाद देखिए जो परिवार है, परिवार क्या करता है, परिवार साधन भुगतान। देखिए साधन भुगतान, साधन भुगतान का मतलब जो परिवार क्या हो रहा है, जो परिवार की आय है पूंजी बाजार से, पूंजी बाजार से जो उनको साधन के रूप में भुगतान मिल रहा है, जो उनकी आय, ये समझ लीजिए एक परिवार की जो आय है, जो परिवार की आय जहाँ से मिल रही है, भुगतान उनको जो प्राप्त हो रहा है, वो उपभोग व्यय, वो क्या कर रही है, पूंजी बाजार में उपभोग व्यय कर रही है। उपभोग व्यय का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें खरीद रही है और खरीदने के बदले में वो जो है पूंजी वापस जो है पूंजी बाजार में जा रही है। यानी परिवार के पास कहीं से आय आ रही है और परिवार से पुनः आय वापस जा रही है। इसके बाद देखिए परिवार के पास कुछ बचत भी होती है। भाई परिवार जो है हाउस होल्ड घरेलू क्षेत्र है,
इसके पास इनकम आ रही है, इनकम से सरकार के पास टैक्स दे रहा है, फिर सरकार फिर ये जो वस्तुएं खरीद रहा है उस पर व्यय कर रहा है, जो इसके पास बच रहा है वो इसकी बचत हो गई। तो बचत को क्या कर रहा है, बचत को ये पूंजी बाजार में लगा रहा है, ये पूंजी बाजार में लगा दिया इसने बचत को, यानी कुछ पैसे बैंकों में जमा कर दिया या किसी तरह से इन्वेस्ट कर लिया, तो ये पूंजी बाजार में पहुंचा दिया, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए सरकारी क्षेत्र से क्या होता है, ये व्यावसायिक फर्में हैं, व्यावसायिक फर्में हैं, कारखाना है, फैक्ट्री हैं। तो व्यावसायिक फर्में क्या करती हैं, जब वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तो उत्पादन करने के बदले में सरकार को क्या देती है, टैक्स देती है। क्या देती है, टैक्स देती हैं। ठीक हो गया। अब सरकार क्या करती है, इन फैक्ट्रियों को आर्थिक सहायता देता है। देखिए सरकार को आय प्राप्त हो रही व्यावसायिक फर्मों से, लेकिन सरकार इन फैक्ट्रियों को आर्थिक सहायता देता है। और उसके बाद देखिए सरकार जो है हाँ, जो व्यावसायिक फर्में हैं, यहाँ देखिए जो व्यावसायिक फर्में हैं, व्यावसायिक फर्में जो है जो सामान का उत्पादन कर रही हैं तो इनको लाभ मिल रहा है, उस लाभ में से क्या इनको जो उत्पादन कर रही है बदले में सरकार को टैक्स दे रही हैं, और टैक्स देने के बाद सरकार इनको आर्थिक सहायता दे रही है। और इसके बाद जो व्यावसायिक फर्मों के पास जो लाभ बच रहा, फायदा हो रही है, बचत हो रही, तो बचत को ये पूंजी बाजार में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद पूंजी बाजार से ये उधार भी ले रहे हैं, बैंकों से उधार भी ले रहे हैं, ऋण भी ले रहे हैं। तो इस तरह देखिए सरकार के पास पैसा आता है और जाता है, परिवार के पास पैसा आता है और जाता है, जो व्यावसायिक फर्में हैं वहाँ पैसा आता है जाता है, जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार में जैसे बैंक आप समझ लो, पूंजी बाजार में भी बैंक में ऐसा नहीं है कि पैसा लेते हैं, बल्कि पैसा लेते और देते दोनों हैं। मतलब लोग अपनी बचत का जो होता है हिस्सा वो बैंक में जमा कर देते हैं, और ये पूंजी बाजार क्या होता है, उनकी ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वो पैसा वापस करती है और दूसरे लोगों को ऋण या उधार लोन देती है। ये हो गया। इसके बाद देखो इसमें अब थोड़ा सा आपको ये देखना है, इसमें लास्ट का जो पॉइंट हमारा है, जो लास्ट का पॉइंट है वो क्या है, विश्व। अब हमारा सरकारी क्षेत्र हो गया, हमारा परिवार हो गया, व्यावसायिक क्षेत्र हो गया, पूंजी बाजार हो गया, फिर हमारा क्या मेन जो हमको पढ़ना है शेष विश्व। तो ये तो अब शेष विश्व में क्या हो रहा है, शेष विश्व देखिए जो व्यावसायिक फर्में हैं, व्यावसायिक क्षेत्र है, वो क्या करती हैं, व्यावसायिक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जब विदेश से सामान मंगाती हैं, क्या करती हैं, सामान मंगाती हैं विदेश से, वो सामान जब मंगाती हैं, देखिए वो क्या हो रहा है, जब ये सामान बड़ी बड़ी फर्में, जो बड़ी बड़ी फर्में क्या करती हैं, विदेश को निर्यात करती हैं। यानी फर्म जो होती, कंपनी होती है, किसी भी चीज़ की कंपनी होती है, जब किसी सामान का बनाती है, निर्माण करती है, तो वो क्या होती है, विदेश में भेजती है, दूसरे देशों में भेजती है, निर्यात करती है। क्या करती है, निर्यात करती है। जब निर्यात करती है तो निर्यात करने के बदले में विश्व से उनके पास क्या आता है, आयातों का भुगतान। ये आयातों का भुगतान हो रहा है, यानी जो बड़ी बड़ी फर्म हैं वो सामान बना करके विदेश में भेजती हैं, तो विदेशों से पैसा हमारे देश में व्यावसायिक फर्मों के पास आता है, व्यावसायिक फर्मों के पास क्या होता है, वो आता है। तो इस तरह से हमारे देश से जो वस्तुएं हैं अगर वो विदेश में जाती हैं, तो विदेश में जाने से क्या होता है, वहाँ से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, और विदेशों का जो सामान है बना हुआ है, वहाँ की जो कंपनियां हैं, अगर वे हमारे देश में सामान भेजती हैं तो इसके बदले में हमारे देश से मुद्रा विदेश को जाती है। तो इस तरह से देखिए अब पूरा विश्व इसी तरह से कार्य करता है। ये इस तरह का जो व्यापार है वो पूरी दुनिया में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अपनी ज़रूरत का सामान आदान प्रदान करता है मुद्रा के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसमें देखिए अब थोड़ी सी और हमें एक पॉइंट पढ़ना है जो नीचे दिया हुआ है, ध्यान से आप इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमको जो है पढ़ना है, ये पॉइंट हमको पढ़ना है ध्यान से। देखिए ये पॉइंट हमें बहुत ध्यान से देखना है, ये पॉइंट हमको देखना है ध्यान से, ये है। अब आइए देखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सरकारी लेखे दो प्रकार के होते हैं। मगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता था, व्यापार मतलब अपने सामान विदेश को भेज रहे, विदेश से सामान मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्रय विक्रय हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सरकारी लेखे दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो सरकारी लेखे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम सरकारी लेखा जो शेष विश्व से प्राप्त किया गया भुगतान,
पहला सरकारी लेखा क्या है? जब हम दूसरे देशों से मुद्रा प्राप्त करते हैं, दूसरे देशों से हम सामान भेज करके क्या करते हैं, पूंजी अर्जित करते हैं, पैसा हमें यानी मुद्रा के माध्यम से आय हमारे पास आती है। दूसरा जो सरकारी लेखा है, विश्व को किया गया भुगतान, यानी अगर हम जो है सामान मंगाते हैं तो इसके बदले में हम वहाँ मुद्रा भेजते हैं। भाई यहाँ तो हम जो है मुद्रा हमको प्राप्त हो रही है और यहाँ मुद्रा जो है वापस जा रही है। क्या हो रही है? जा रही है। और यहाँ मुद्रा आ रही है। ये चीज़ हो गया। तो सरकारी लेखा पहला क्या है? विश्व से जो है भुगतान हमको मिल रहा है, और दूसरा जो लेखा है, विश्व को भुगतान हम खुद कर रहे हैं, यानी हम यहाँ से मुद्रा भेज रहे हैं। तो इसको जो है समझने के लिए मुद्रा के शुद्ध अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह को का जो सूत्र है x - m द्वारा ज्ञात किया गया है। जो मुद्रा शुद्ध अंतर प्रवाह का मतलब जो हमारे देश में मुद्रा आ रही है और जो भी मुद्रा हमारे देश से बाहर जा रही है, इसको जो सूत्र है x - m द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए x बराबर निर्यात होता है, एक्सपोर्ट यानी जो हम सामान भेजते हैं, और m बराबर आयात होता है, इंपोर्ट यानी जो बाहर से हम सामान मंगाते हैं। तो ये दोनों चीज़ समझना है, x का मतलब निर्यात और m का मतलब आयात होता है। अब इसमें 2 पॉइंट और देखना है आपको। x माइनस जो m है ये 2 तरह का होता है, एक धनात्मक होता है और एक होता है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक धनात्मक की क्या स्थिति बनती है? x माइनस m के धनात्मक होने पर, x माइनस m के धनात्मक होने पर क्या होता है? x ग्रेटर देन m होने पर देश में मुद्रा का अंतर प्रवाह होता है। x माइनस m धनात्मक मतलब यह है कि अगर निर्यात हमारे देश से ज़्यादा हो रहा है, अगर निर्यात हमारे देश से ज़्यादा हो रहा है और आयात कम हो रहा है, तो निर्यात ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि दूसरे देशों से मुद्रा हमारे देश में ज़्यादा आ रही। ज़्यादा का मतलब ये हो गया जैसे मान लीजिए हम सामान जो भेज रहे हैं विदेश को, वहाँ से अगर हम विदेश को सामान भेज रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं, तो उससे हमारे देश को 10,000 करोड़ रुपया मिला। तो निर्यात हो गया, यानी सामान भेजे तो उससे कितनी मुद्रा मिली? 10,000 करोड़ रुपया मिला। और जो सामान विदेश से हम मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उसको हमने कितने में खरीदा? 8,000 करोड़ में खरीदा। तो जब हमारा जो है मुद्रा तो हमारे देश से 8,000 करोड़ गई, 8,000 करोड़ का सामान खरीदा, लेकिन जो हम जिस सामान को हमने भेजा और विदेश से जो मुद्रा हमें मिली कितनी मिली? 10,000 करोड़। इसका मतलब 2,000 करोड़ का हमारा फायदा हुआ। तो अगर हमारा निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो है ये धनात्मक जो है मुद्रा का प्रवाह होता है, यानी धनात्मक की स्थिति में होती है, उसको में हमको लाभ होता है। इसे मुद्रा का अंतर प्रवाह कहते हैं। मुद्रा का अंतर प्रवाह का मतलब यह है कि ज़्यादा मुद्रा हमारे देश में आ रही है, मुद्रा हमारे देश में आ रही है, मतलब हमारे देश को फायदा हो रहा है। ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन ये है कि x माइनस m के ऋणात्मक होने पर, ऋणात्मक का मतलब यह कि घाटा, ऋणात्मक मतलब क्या होता है? घाटा। मान लीजिए हमने 20,000 करोड़ का निर्यात किया, यानी 20,000 करोड़ का जो है 20,000 करोड़ का सामान हमने भेजा, तो इसका मतलब हमारे देश को 20,000 करोड़ मिला। ठीक हो गया। लेकिन जो सामान हमने विदेश से मंगाया उसके बदले हमने 30,000 करोड़ दिया, तो 30,000 करोड़ रुपया तो हमारे देश से बाहर गया जो हमने सामान मंगाया, और 20,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारे देश में आया जो हमने सामान दिया। तो इसका मतलब एक हमें कितने घाटा हुआ? 10,000 करोड़ का घाटा हुआ। यानी हमने खरीदा 30,000 करोड़ का और विक्रय किया कितना? 20,000 करोड़ का। ठीक है। तो 20,000 करोड़ रुपया हमारे पास आया, लेकिन ये 30,000 करोड़ बाहर चला गया, तो घाटा कितना? 10,000 करोड़ का। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऋणात्मक मुद्रा का प्रवाह कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो है हमारे देश से जो मुद्रा होती है वो बाहर को बहिर्गमित होती है, बाहर को बहिर्गमन होता है, बाहर जाती है। तो ये 2 स्थिति में पाया जाता है। x माइनस m जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक की स्थिति में हमारे देश को फायदा होता है, ऋणात्मक की स्थिति में हमारे देश को नुकसान होता है। तो ये हो गया हमारी जो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें हम पूरे विश्व को शामिल करते हैं। और ये डायग्राम के द्वारा भी और जो यहाँ पर पॉइंट दिया उसके द्वारा भी मैंने आपको भली भांति समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खुली अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो 1-2 बार अगर वीडियो देख लेंगे, ये पॉइंट को आप पढ़ लेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता जो आपको समझ में न आए। प्यारे बच्चों, मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप जो सवाल बताए जा रहे हैं इनको समझने की कोशिश कीजिए। एक कॉन्सेप्ट अपने मन में बनाइए कि वास्तव में खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसको अपने मन में बैठाना है। तो जो पॉइंट है उन पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा भी जो है एकाग्र होकर एकाग्र मन से अगर पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी जो आपको समझ में न आए। और ये बहुत ही उपयोगी होता है, आपको याद नहीं करना है बल्कि अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और अगर आप समझ लेंगे तो आपको इसको एक्सप्लेन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और परीक्षा की दृष्टि से भी ये आपके लिए बड़ा जो है उपयोगी रहेगा। तो आज का जो कार्य है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताया जाएगा। थैंक यू।